ब्रॉगली इक्वेशन, या उसको कह सकते हैं हम ड्यूअल नेचर ऑफ, नहीं, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, है ना। लाइट का ड्यूअल नेचर तो हमारा उससे आ गया था, है ना, प्लैंक्स थ्योरी, है ना, उसी समय आ गया था। ठीक है, आप क्या है, मैटर का हो गए डेविसन एंड जर्मर या गार्मर एक्सपेरिमेंट, है ना, डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट, डेविसन एंड जर्मर, है ना। ठीक है, ये शायद आपको देखना फिजिक्स में शायद पढ़ाएंगे इस एक्सपेरिमेंट को भी। ठीक है, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, उसमें भी आपको फिजिक्स में भी, है ना, हाँ, तो उसमें शायद ये पढ़ाएंगे। ठीक है, हमें इसका ज्यादा वो नहीं है यूज, कि जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका नेचर कैसा होता है, वेव नेचर होता है ना। इन्होंने क्या करा, एक डिफ्रैक्शन पैटर्न होते हैं, है ना, डिफ्रैक्शन पैटर्न, है ना। ठीक है, तो कोई भी जो वेव होती है, तो यदि उसको फोटोग्राफिक प्लेट पर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को यदि हम फोटोग्राफिक प्लेट पर इंसिडेंट करते हैं ना, तो उसमें इस टाइप के ऐसे कोसेंट्रिक ऐसे सर्कल्स जैसे बनते, है ना, इस टाइप से ऐसे बनते। ठीक है, बजाय कि ऐसे एक पॉइंट से ऐसे पास होने के लिए उसमें इस ढंग से होता है। तो जब इलेक्ट्रॉन को भी बम्बार्ड किया गया, है ना, फोटोग्राफिक प्लेट पे, तो उसके भी क्या हुए, ऐसे डिफ्रैक्शन पैटर्न इसी टाइप का है ना। ठीक है, अब देखो वो एक्सपेरिमेंटली उन्होंने क्या क्या यूज करा था, क्या नहीं करा था, वो आपको फिजिक्स में यदि ये पढ़ाएंगे तो बताएंगे। ठीक है ना, बाकी हमें उससे खैर मतलब भी नहीं कुछ भी, है ना। बस हमारे लिए तो देखो इतना थोड़ा सा ये नोट करने का है कि द डिफ्रैक्शन पैटर्न, हाँ, ये पॉइंट कभी हमें पूछा जा सकता है। ठीक है, कि द डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रॉन is, the diffraction pattern of electron is similar to diffraction pattern of x-ray, है ना। इन्होंने जो एक्सरे का डिफ्रैक्शन पैटर्न देखा उसी टाइप का क्या आया, इसका भी आया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स का भी। तो देखो अब ये डिफ्रैक्शन पैटर्न ऐसा सिर्फ वेव्स का ही आता है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि, हाँ, इसका मतलब क्या हो गया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो जब मोशन में रहता है तो उसका भी मोशन कैसा होता है, वेव लाइक होता होगा, है ना। अदरवाइज नहीं तो ये पैटर्न आता ही नहीं, है ना। क्या होता है, पार्टिकल को यदि बम्बार्ड करेंगे तो उसमें ऐसे कोसेंट्रिक सर्कल बनने का कोई काम ही नहीं है, तो सीधे सीधे जहां से होगा वहां से पास होंगे, है ना। ठीक है, वेव इस टाइप से चलती है ना, फ्रिंजेस ऐसी बनाती है वो। ठीक है ना। तो उसी टाइप से क्या हो रहा था, इलेक्ट्रॉन का भी आया। तो द डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रॉन इज सिमिलर टू एक्सरे, है ना। इट मींस द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज वेव लाइक, है ना। इलेक्ट्रॉन का भी मोशन क्या है, वेव लाइक। ठीक है, तो यदि क्या है, वेव लाइक मोशन है, तो इसका मतलब क्या होगा कि इसकी वेवलेंथ भी होगी, है ना। जब वेव लाइक मोशन है तो वेवलेंथ भी होगी। ठीक है, तो वो डी ब्रॉगली ने बताया कि हाउ टू फाइंड वेवलेंथ ऑफ मैटर, है ना, कि मैटर वेव्स, है ना, कि मैटर वेव जो होंगी वो कैसी होंगी। ठीक है, ये हाउ टू फाइंड वेवलेंथ ऑफ मैटर। ठीक है, तो देखो, है ना, पहले उसने क्या करा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के लिए ही वो निकाला कि यदि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में यदि उसका मतलब हम फोटोन को पार्टिकल मानते हैं तो उसमें आइंस्टीन के अकॉर्डिंग क्या होगा, हाँ, एनर्जी ऑफ फोटोन इक्वल टू क्या हो जाएगा, mc² हो जाएगा, है ना। ये आइंस्टीन के अकॉर्डिंग, है ना, आइंस्टीन के अकॉर्डिंग। और जो प्लैंक्स के अकॉर्डिंग फोटोन की एनर्जी कितनी होती है, h न्यू के इक्वल होती है। ठीक है, या फिर hc/λ, है ना, ये प्लैंक्स के अकॉर्डिंग है। इफ बोथ आर फोटोन सो दिस शुड बी इक्वल, है ना, ये दोनों को क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। hc/λ इज इक्वल टू mc², है ना, या λ इज इक्वल टू
h बाय, है ना, ये देखो ये कैंसिल हो गए, है ना, तो है ना, तो क्या हो गया, है ना, लेमडा इक्वल टू क्या हो जाएगा, h अपॉन एम सी, है ना, ये आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे c क्या है, c इज द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या लाइट। ठीक है ना, 3 इंटू 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, तो यदि आपको फोटोन की वेवलेंथ पता है, मतलब लाइट की वेवलेंथ पता है, तो आप फोटोन का मास निकाल सकते हो इससे, है ना। ठीक है, क्योंकि फोटोन के लिए ये मास के लिए यूज होगी, है ना, क्योंकि उसकी वेवलेंथ हम ज्यादा आसानी से निकाल सकते हैं, है ना, लाइट की वेवलेंथ हम निकाल सकते हैं, उसका मास निकालना हमारे लिए डिफिकल्ट। ठीक है, तो उसका मास निकालना हो तो आप यहां पर ये यूज कर सकते हो। तो कभी आपको मास ऑफ फोटोन आए तो आपको यही फॉर्मूला यूज करना है, h अपॉन लैम्बडा सी, है ना, या फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ देके यदि कभी हमको पूछे, वेव नंबर देके, है ना, यदि हमको पूछे तो हम ऐसे उसको निकाल सकते हैं। ठीक है ना, तो इससे मास ऑफ फोटोन भी निकाल जाएगा। ठीक है, अब यही कि ये यूज कर इसने करा, डी ब्रॉगली ने इलेक्ट्रॉन के लिए यूज करा कि यदि पार्टिकल का भी वेव नेचर है तो वहां भी ऐसे ही होना चाहिए, है ना, बस सिर्फ डिफरेंस क्या आ जाएगा, c इज चेंज विद द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, या फिर कोई भी माइक्रोस्कोपिक या कोई भी ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हाँ, तो फॉर मैटर, है ना, इफ v इज द वेलोसिटी, है ना, देखो ये वेलोसिटी कहाँ मिलेंगे, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, लेमडा, अब लेमडा को हमने क्या नाम दे दिया, डी ब्रॉगली वेवलेंथ, है ना, या इट इज द वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव, ना, इट इज द वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव। तो जब भी आपको डी ब्रॉगली वेवलेंथ लिखा हुआ है तो इसका मतलब मैटर की निकालना है फिर हमको ना, तो इट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, h बाय एम वी। ठीक है, इट इज इक्वल टू h बाय एम वी। ठीक, तो कभी इस पर बेस्ड भी कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं आपको, है ना, तो ऐसे हम उनको निकाल सकते हैं, है ना। तो देखो यदि वेलोसिटी सेम है तो मास पे डिपेंड करेगी, है ना, वेलोसिटी सेम है तो मास पे डिपेंड करेगी, है ना, मतलब जिसका मास ज्यादा होगा उसकी वेवलेंथ क्या होगी, कम होगी। इसी डे टू डे लाइफ में क्या होता है, इसका रिलेवेंस ज्यादा नहीं है, क्योंकि डे टू डे लाइफ में मास इज वेरी हाई, तो ये वेव जैसी वेव ही नहीं बन पाती है ना, ऐसा का ऐसे ही रह जाता है ना। ठीक है, वेवलेंथ हमारी बन ही नहीं पा रही है, ठीक है, क्योंकि वो इतनी कम होगी कि वो वेव जैसा नहीं हो गया। ठीक है, इसलिए डे टू डे लाइफ में इस वेवलेंथ का भी हमें कोई रिले, बट हम निकाल सकते हैं, बट उसका कोई रिलेवेंस नहीं। जैसे हम बॉल की निकाल सकते, कभी आपको क्वेश्चन भी आ सकता है ना, कि एक बॉल का मास इतना है, फाइंड इट्स वेवलेंथ, है ना, एंड इट्स वेलोसिटी इज दिस, देन फाइंड इट्स वेवलेंथ, तो हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, मास काय में लेना आपको, केजी में, और एच पता ही है ना, 6.6, हाँ, 10⁻⁻34 जूल सेकेंड्स, है ना, मास केजी में लेना। ठीक है, और v पता ही है, मीटर पर सेकंड में ले लेंगे, तो लेमड़ा हमारा काय में निकलेगा, मीटर्स में, है ना। फिर आप उसको चेंज कर लो, क्योंकि देखो बहुत छोटा आएगा, है ना, तो फिर आप उसको चेंज कर लो, एमस्ट्रॉम में कर लो, नैनोमीटर में कर लो, पिकोमीटर में, जिसमें भी आंसर दिया, और मीटर में दिया तो फिर यही रखो। ठीक है, तो देखो ऐसे आप क्या कर सकते हो, इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ निकाल सकते हो। ठीक है ना, तो एक तो ये कभी यूज आता है, दूसरा काइनेटिक एनर्जी के साथ इसका रिलेशन, है ना, तो रिलेशन ऑफ वेवलेंथ या डी ब्रॉगली वेवलेंथ विथ काइनेटिक एनर्जी, है ना, तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2mv², है ना। हाँ, तो वो पुट कर देंगे तो अपन डायरेक्ट फॉर्मूले लिख लेते हैं, है ना, h अपॉन √2 KEM। हाँ, तो ये क्या आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी के साथ, है ना, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2mv²। तो v की जगह जब ये पुट करा तो हमारा फॉर्मूला क्या आ गया, ये। तो कभी कभी देखो इस पर बेस्ड भी आ जाता है क्वेश्चन। ठीक है, फिर यदि मान लो इलेक्ट्रॉन या कोई भी माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट, है ना, वो यदि उसका क्या है, v क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, v पोटेंशियल से क्या हो रहा है, वो एक्सिलरेट हो रहा है। ठीक है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, चार्ज
इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, है ना, चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू क्या हो जाता है, काइनेटिक एनर्जी। ये सब आप थोड़ा सा फिजिक्स में और पढ़ोगे ये सब चीजें, है ना, ठीक है। तो उसकी जगह हम यहाँ पे ये भी पुट कर सकते हैं, तो लेमडा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, h अपॉन अंडर रूट 2 EVM, है ना, ये आ जाएगा। ये देखो, ये अभी कुछ ही समय, मतलब कुछ ही सालों पहले, है ना, मेरे ख्याल से कोविड के 1 या 2 साल पहले ही ये पूछा था, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ h बाय लेमडा, है ना, तो ये इसका आंसर यही दिया था, अंडर रूट 2 EVM, है ना, सेम ही आंसर दिया था, अंडर रूट 2 EVM। बहुत सारे हो सकते थे, यहां से भी आ सकता था, है ना, लेकिन उन्होंने इसी पर आंसर दिया था, है ना, कि इफ इट इज एक्सिलरेटेड बाय अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ v, है ना, ठीक है, तो उसका क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू E इंटू वी, है ना, और ये हमारा ये हो जाएगा ना, तो ये आया हुआ क्वेश्चन, ठीक है। तो ऐसे हम इसको कर सकते थे। मेरे ख्याल से अभी भी 21 में भी एक इस पर बेस कुछ क्वेश्चन आया था कि Li पॉजिटिव और प्रोटॉन का कुछ दे रखा था कि मास में ये डिफरेंस है, तो उनके लेमड़ा में क्या वो होगा, है ना, तो ऐसा कुछ दे रखा था, है ना। तो देखो Li पॉजिटिव जो होगा, Li पॉजिटिव का लगभग 8 के करीब, है ना, 8 प्रोटॉन के बराबर का मास हो जाएगा, क्योंकि मतलब उसमें न्यूट्रॉन भी है, लेकिन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास लगभग बराबर होता है ना, तो एक प्रोटॉन के कंपेयर में, है ना, उसका 1 प्रोटॉन के कंपेयर में इतने टाइम्स लगभग हो जाएगा। ऐसा कुछ दे भी रखा था उसमें कि मास ऑफ Li पॉजिटिव इज इक्वल टू 8.3 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन, है ना, ऐसा कुछ दे रखा था। तो बस मास से रिलेट करना है आपको। हाँ, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है ना, लेकिन उसमें कुछ ऐसा 8 पॉइंट समथिंग दिया हुआ है उस क्वेश्चन में, है ना, मेंस में ही क्वेश्चन आया 21 में ऑनलाइन वाली एग्जाम्स में। हाँ, 7 पॉइंट समथिंग कुछ होता है, ऐसे कुछ होता है, लेकिन वो हो सकता है उन्होंने बहुत एग्जैक्ट दिए हो, है ना, डेटा एकदम, है ना। तो उसमें देखो जो हमको दिया हमको तो वो लेना फिर, है ना। तो उसमें हमारा क्या हो जाएगा, जैसे मान लो लेमडा, है ना, प्रोटॉन अपॉन लेमडा Li पॉजिटिव इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Li 3 पॉजिटिव दिया था, है ना, हाँ, इधर क्या हो जाएगा, हाँ, m ऑफ Li 3 पॉजिटिव अपॉन m ऑफ प्रोटॉन। अब वो हमें देखो गिवन ही रहेगा, है ना, ठीक है, और नहीं गिवन हो तो फिर हमें फिर वैसे तो गिवन ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि एग्जैक्ट वो डेसिमल्स वगैरह में होता है, इसलिए है ना गिवन ही रहता है ज्यादातर, ठीक है, और इनके आइसोटोप्स भी हो सकते हैं, इसलिए वो गिवन ही देंगे, ठीक है। तो ऐसा मैं देखो वो एग्जैक्ट क्वेश्चन भी बता दूंगा, है ना, ठीक है, अभी मैं क्वेश्चन दूंगा ना तो उसमें वाला क्वेश्चन भी इंक्लूड कर दूंगा, तो ऐसे हमारा ये निकल आएगा, ठीक है। ऐसे काफी क्वेश्चन का चांस है, इनमें से कुछ ना कुछ ऐसे बने, ठीक है। तो देखो ये क्या हो गया, पूरा ही चेंज हो गया, है ना, इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल मान के चले थे हम, और वो क्या हो गया, वेव नेचर भी आ गया उसमें, ठीक है। जैसे हम पहले रेडिएशन को वेव मान के चले थे, पार्टिकल नेचर भी आ गया, ऐसे इलेक्ट्रॉन का पार्टिकल नेचर से क्या आ गया, वेव नेचर भी आ गया, ना, तो ड्वेल नेचर आ गया। इसी वेव के कारण, है ना, वेव नेचर के कारण ही इलेक्ट्रॉन जब मूव करता है तो वो एनर्जी रेडिएट नहीं करता है ना, कि एक्सिलरेशन का उस पर असर नहीं आता है, ठीक है। नहीं तो जो रदरफोर्ड के मॉडल में ड्रॉबैक बताया गया था, है ना, कि इलेक्ट्रॉन गिर जाएगा, है ना, तो वो, है ना, मैक्सवेल ने जो बताया था तो वो ऐसा होना चाहिए था, है ना, लेकिन वो इसीलिए नहीं होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन की जो वो होती है वो कैसी होती है, वेव नेचर होता है, ठीक है। तो इसलिए उसमें जो चार्ज बॉडी पर उसने बोला था कि चार्ज बॉडी यदि एक्सिलरेट होगी तो उसमें एनर्जी रेडिएट होगी और एनर्जी उसकी कम होती जाएगी, तो वो इलेक्ट्रॉन पर या कोई भी माइक्रोस्कोपिक चार्ज पार्टिकल पर वो लागू नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना ना, इसलिए ऐसा हुआ, ठीक है, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन अपना घूमते रहते हैं तो कोई वो नहीं होता, ठीक है। तो अब देखो पूरा ही मॉडल चेंज हो गया काफी, है ना, कि बोर का मॉडल पूरा 2D था, उससे पूरा 3D आ गया, है ना। बोर के मॉडल में ऑर्बिट को ज्यादा वो दी थी, है ना, अब क्या हो गए, ऑर्बिटल्स को ज्यादा वो हो गया, प्रायोरिटी आ गई, ठीक है ना। और बोर के मॉडल में एग्जैक्ट लोकेशन बताई थी,
है ना। अब इन्होंने बोला कि नहीं, सिर्फ हम प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं, और इलेक्ट्रॉन के, है ना, अप टू इंफिनिटी तक कुछ ना कुछ प्रोबेबिलिटी आएगी ही, भले ही कितनी कम आए, है ना, वो इंफिनिटी पर ही जीरो होगी, है ना। अदरवाइज कुछ ना, अंदर भले ही ऐसे कुछ पॉइंट्स मिल सकते हैं या ऐसे कुछ हमें प्लेन मिल सकते हैं जहां पर वो नहीं हो, लेकिन उसके बाद उसके पहले वो उसकी प्रोबेबिलिटी कुछ ना कुछ आती है। तो सिर्फ हम मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी रीजंस पढ़ते हैं, है ना, उन्हीं को हम क्या मानते हैं, ऑर्बिटल्स मानते हैं। ठीक है, तो ऐसे वो चेंज हो गया। अभी हम क्वांटम नंबर में उसको और देखेंगे। ठीक है, अभी एक और थोड़ा सा एक चीज, हाँ, रिलेशन बिटवीन circumference of Bohr orbit and de Broglie equation, oh sorry, not de Broglie equation, and de Broglie wavelength, ना, कि wavelength of electron और circumference में क्या रिलेशन है। ठीक है, देखो रिलेट तो होना ही चाहिए, है ना, क्योंकि बोर का मॉडल भी ऐसा नहीं कि पूरी तरह से एकदम गलत हो, वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए काफी वैलिड है वो। हाँ हाँ, क्या है, हाँ, हेडिंग है रिलेशन बिटवीन circumference ऑफ बोर ऑर्बिट, है ना, बोर ऑर्बिट मतलब ऑर्बिट ही, है ना, बोर ऑर्बिट एंड डी ब्रॉगली वेवलेंथ या वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेवलेंथ ऑफ, वो इतना ज्यादा ऐसा हो जाता है, डी ब्रॉगली इतना ज्यादा जुड़ चुका है वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन कि वो हमेशा बोलने में यही आता है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि वो डी ब्रॉगली के साथ इतना ज्यादा हमेशा वही पढ़ते आते हैं। ठीक है, ऐसा हो जाता। तो देखो, हमको बोर ने क्या बताया था कि एंगुलर मोमेंटम, हाँ, एंगुलर मोमेंटम, है ना, वो क्या होता है हमारा NH/2 होता है। ठीक है ना, या फिर MVR होता है, तो MVR इज इक्वल टू क्या हो गया, NH/2 ठीक है, तो ये कहां से आता है, हमारा बोहर मॉडल से। ठीक है, अकॉर्डिंग टू बोहर मॉडल ओनली दोज ऑर्बिटल्स आर पॉसिबल, ना, ओनली दोज ऑर्बिटल्स आर पॉसिबल विच हैज एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ H/2, है ना, सिर्फ वही ऑर्बिटल्स पॉसिबल होते हैं। उनको ही हम क्या बोलते हैं, एन से डिनोट करते हैं ना, स्मॉल एन से, ये एन। इस एन को एक और नाम होता है क्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, अभी हम क्वांटम नंबर पढ़ेंगे तो यही एन है। एन क्या है, नंबर ऑफ शेल और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, तो ये किसने बताया था, बोहर ने बताया था। और डी ब्रॉगली ने क्या बोला, अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली लैम्डा इक्वल टू H/mv, है ना, या फिर mv इक्वल टू H/λ। ठीक है, तो ये क्या है, हमारा डी ब्रॉगली के अकॉर्डिंग है। अब इन दोनों को मतलब यहां पे पुट कर दो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ mv इन इक्वेशन 1, तो क्या हो जाएगा, हाँ बिल्कुल, है ना, H/λ इज इक्वल टू NH/r इक्वल टू NH/2 है ना। अब इसको थोड़ा रेशनलाइज कर लें, 2πr को इधर कर दें और उधर लैम्डा उधर चले जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 2πr इक्वल टू n लैम्डा, 2πr इक्वल टू n लैम्डा। तो 2πr क्या होता है, सरकमफरेंस, है ना। तो देखो इससे क्या आ गया, सरकमफरेंस ऑफ बोहर ऑर्बिट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ, है ना। मतलब क्या होगा, यदि फर्स्ट शेल है तो उसमें कितनी वेवलेंथ बनेंगी, 1। सेकेंड शेल है तो उसमें 2 वेवलेंथ बनेंगी पूरे सरकमफरेंस में। ये पूरा जो सरकमफरेंस ये है ना, मान लो ये थर्ड शेल है, तो थर्ड शेल में क्या होंगी, 3 वेवलेंथ जो होगा उसमें ये थर्ड शेल कवर होगी, है ना। ऐसा नहीं होगा, इस टाइप का नहीं होगा, कैसा, ऐसा कि ऐसा, है ना, इस टाइप से नहीं होगा
कि है ना ये वेव बिल्कुल एक दूसरे मतलब है ना, इसको बोलते हैं आउट ऑफ फेज ना, आउट ऑफ फेज है ना। तो वेव इज नॉट आउट ऑफ फेज, वो क्या रहेगी, इन फेज है ना, मतलब उसका स्टार्टिंग और एंड पॉइंट एक ही जैसा है, ठीक है। मतलब एग्जैक्टली 3 वेवलेंथ ही बनेंगी थर्ड शेल में, है ना, 1 2 3 है ना, 3 वेवलेंथ में पूरी थर्ड शेल कवर होगी, ठीक है ना। तो देखो ये इससे एक मतलब रिलेशन मिला इन दोनों के बीच में, ठीक है। तो सरकमफरेंस ऑफ बोर ऑर्बिट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ। तो देखो आपको ये भी पूछ सकते हैं ऐसा इस टाइप का क्वेश्चन, है ना, कि वेवलेंथ दे देंगे इलेक्ट्रॉन की, है ना, और बोल देंगे कि इट इज इन थर्ड शेल, और बोलेंगे व्हाट इज द सरकमफरेंस ऑफ दैट शेल, है ना, या दैट ऑर्बिट। तो हम वेवलेंथ और एन का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आ चुका है ना, और ये क्वेश्चन फिर से आ भी सकते हैं। तो इस पार्ट पे ज्यादा चांसेस है क्वेश्चंस आने के, है ना, ये नया है सब, ठीक है। तो इन पे आने के ज्यादा चांसेस है, ठीक है। हाँ, एक आध और चीज ऐसी भी लिख लो कि नंबर ऑफ वेव्स इन अ शेल, वो भी क्या होती है, एन के बराबर ही होती है, इक्वल टू एन, है ना। थर्ड शेल में 3 वेवलेंथ और 3 वेव्स, ठीक है, ऐसा, हाँ, ठीक है, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ वेव्स वो भी आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि लोग यदि डायरेक्ट पूछेंगे तो हमको डायरेक्ट इनके आंसर्स लगाने, ठीक है। ठीक, तो अभी आपको ज्यादा डेरिवेशन से उतना कोई मतलब नहीं था, है ना, लेकिन ये क्या है, तो छोटा सा था और ध्यान रहे इसलिए कर लिया हमने इसको, ठीक है। तो देखो ये क्या हो गई हमारी डी ब्रॉगली वेवलेंथ, है ना, रिलेशन बिटवीन सरकमफरेंस एंड डी ब्रॉगली वेवलेंथ, ठीक है ना। तो ये अब पूरा का पूरा वही चेंज हो गया। तो फिर श्रोडिंगर, हाइजेनबर्ग, है ना, इन्होंने मिलके एक नए मैकेनिक्स ही डिराइव करी, है ना, पूरी नई मैकेनिक्स बनाई, दैट इज कॉल्ड क्वांटम मैकेनिक्स ना। और क्वांटम मैकेनिक्स में ड्वेल नेचर ऑफ मैटर को डील किया गया, ठीक है ना, जब मैटर की वेवलेंथ भी इंपॉर्टेंस होती है उसको डील किया गया। तो हमारे जो क्वांटम मैकेनिक्स है ना, उसमें हम न्यूटन्स लॉज को नहीं लगाते, है ना। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन हमारे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इन पर एप्लीकेबल नहीं होंगे, है ना। इसमें क्वांटम फिजिक्स या क्वांटम मैकेनिक्स की चीजें, है ना, एप्लीकेबल होती है, ठीक है ना। तो उससे क्या हुआ, श्रोडिंगर ने फिर इलेक्ट्रॉन्स की क्या करी, वेव इक्वेशंस दी, और फिर पूरा मॉडल ऑफ एटम उस पर बेस्ड हुआ, ठीक है। उन वेव से, उन वेव्स के जो पॉसिबल सॉल्यूशंस होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल्स बोलते हैं, है ना, दैट आर कॉल्ड ऑर्बिटल्स, है ना। उससे हमको ये सब पता चला, है ना, कि जो फर्स्ट वाई 1s इज बिफोर 2s, है ना, क्या 1s की एनर्जी 2s से कम होगी, ज्यादा होगी, है ना, क्या किसको पहले अरेंज करना है, किसको बाद में करना है, ठीक है। ये सब हमें श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के सॉल्यूशन से पता चला। बट उसके हमको डीप में नहीं जाना, है ना, कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के सॉल्यूशन से हमें कुछ भी मतलब नहीं, उनके रिजल्ट से मतलब है ना। और उसके मेन रिजल्ट किसमें है हमारे, हाँ, किसमें, क्वांटम नंबर्स, ठीक है ना। एंड में हम लिख लेंगे क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम, ठीक है। लास्ट जो, बस नेक्स्ट क्लास में ये लास्ट करेंगे इसको, और उसमें हम क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के कुछ पॉइंट्स लिखेंगे, कुछ थोड़ा नोड्स वगैरह, ऑर्बिटल्स के अलग अलग शेप्स, कौन से नोड्स कहां पर होते हैं, वो हमारे काम के सब, है ना, बजाय की श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के सॉल्यूशंस के, ठीक है, उसके आउटकम हमारे काम के, ठीक है। तो अभी सबसे पहले तो हम क्वांटम नंबर्स, है ना, इसमें हम इसको इसलिए सब अच्छे से करेंगे वो सब, क्योंकि वो हमें उसमें काम में आएंगे, किसमें, बॉन्डिंग में, है ना, जो भी हमारे स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑर्बिटल्स हैं वो बॉन्डिंग में काम में आएंगे। तो क्वांटम नंबर्स, ठीक है, क्वांटम नंबर्स, ठीक। तो क्वांटम नंबर कितने होते हैं, 4। फर्स्ट क्या होता है, फर्स्ट बोलते हैं हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, है ना, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, है ना, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का क्रेडिट किसको देते हैं, बोहर को ही देते हैं ना, ठीक है।
हाँ, क्योंकि बोर ने ही सबसे पहले क्या बताया था, शेल ना, तो इसलिए बोर को इसका क्रेडिट दिया जाता है, ठीक है। और ये किसको रिप्रेजेंट करता है, शेल्स, है ना। शेल आर आल्सो कॉल्ड ऑर्बिट, है ना। ऑर्बिट और शेल आर सेम, ठीक है, दोनों एक जैसी, ठीक है। और हमने देखो इसी से देखा जाए तो एटॉमिक स्ट्रक्चर सीखा है ना, यहीं से हमने सब कुछ चालू करा है, ठीक है, और उसी से हम समझ पाते हैं, ठीक है, जब शेल को समझ पाते हैं, ठीक है। तो एन, अब ये एन क्या बताता है, मैक्सिमम पार्ट ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। इलेक्ट्रॉन की जो मैक्सिमम पार्ट ऑफ एनर्जी है वो इस एन से पता लग जाती है। थोड़ा सा पार्ट हमें सब शेल से पता लगता है ना, कि शेल्स में भी सब शेल होती हैं, तो उन सब शेल में थोड़ा सा डिफरेंस होता है एनर्जी का, है ना, ठीक है। और नॉर्मल स्पेक्ट्रम में तो वो हमको पता ही नहीं चलता है ना, जब उसको माइक्रोस्कोप्स, है ना, या अल्ट्रा स्पेक्ट्रोस्कोप से देखते हैं तभी पता चलता है कि एनर्जी में कुछ डिफरेंस भी है शेल्स में, ठीक है ना। तो मैक्सिमम पार्ट ऑफ एनर्जी पता लगती है, इसके फॉर्मूले आपने करे हुए हैं सब बोर वाले, है ना, वो -6z² अपॉन n² eV इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या -2.18 इंटू 10⁻⁻18 z² अपॉन n² जूल, है ना, ठीक है, दोनों एक ही बात, -2.18 इंटू 10⁻⁻18 z² अपॉन n², है ना, NaH नहीं है ना, n² जूल, है ना। दिस इज द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए शेल। शेल की एनर्जी, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी एक ही बात है, ठीक है। जिस शेल में इलेक्ट्रॉन होगा उसी शेल की एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होगी, ठीक है ना। तो मैक्सिमम पार्ट ऑफ एनर्जी हमको इससे पता लग जाता है, ठीक है। फिर वो जो एंगुलर मोमेंटम करा था अभी हमने, है ना, हाँ, एंगुलर मोमेंटम ऑफ शेल या ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ शेल, ठीक है, तो वो क्या था, NH/2π, ठीक है। तो आपको शेल का एंगुलर मोमेंटम आए तो ये निकालना है, ऑर्बिटल का आए तो ये नहीं निकालना है ना, वो अलग करेंगे अभी हम ऑर्बिटल्स की बात ही नहीं कर रहे, है ना, अभी ये सब ऑर्बिट की बात चल रही। तो शेल का एंगुलर मोमेंटम ऐसा आएगा, फर्स्ट शेल का h/2π, सेकेंड का h/π हो जाएगा, है ना, थर्ड का 3h/2π हो जाएगा, ऐसे, ठीक है। आया है, देखो ये भी पूछा है, कई बार बच्चे इसमें और उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना, ऑर्बिट और ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो हमें बिल्कुल दिमाग में अलग अलग रखना है ना, शेल मीन्स ऑर्बिट, है ना, और ऑर्बिट मीन्स एन, ठीक है। ऑर्बिटल हमारे बाद में आएंगे, ठीक है, हाँ। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम हम एल से निकालेंगे, उसमें एन का रोल नहीं आएगा। तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए शेल, ठीक है। फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए शेल, ये भी आप लोगों को पता ही है, कितना होता है, हाँ, 2n²। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ शेल, वो क्या होगा, 2n², है ना। फर्स्ट शेल में 2, सेकेंड शेल में 8, है ना, थर्ड में 18, ऐसा, ठीक है। ये अकॉर्डिंग टू बोर ऐसा ही था, ठीक है। लेकिन अब हमें पता है कि शेल में तो उतने होते हैं, लेकिन अब हम कॉन्फ़िगरेशन अलग ढंग से करते हैं, ठीक है, 1s 2s वाला करते हैं, हाँ। नंबर ऑफ, और वो उसको बाद में लिखेंगे, है ना, उसको यहां नहीं लिखेंगे, ऑर्बिटल वाले नंबर अभी इधर कंफ्यूजन। बस एक चीज और, रेडियस ऑफ शेल, है ना। तो रेडियस ऑफ शेल को ही हम क्या बोलते हैं, साइज ऑफ ऑर्बिटल भी उसी को बोलते हैं, है ना, क्योंकि ऑर्बिटल उस शेल में ही होता है। तो इससे यदि आपको वन वर्ड में कोई पूछे कि एन क्या बताता है, तो वो ऑर्बिटल की साइज बताता है, क्योंकि हमारे लिए ऑर्बिटल मेन है ना। तो ऑर्बिटल की वो क्या बताता है, साइज बताता है। तो ऐसे मैच द कॉलम या इसमें आए तो एन को किससे मैच करना है, साइज ऑफ ऑर्बिटल से, हाँ। तो ऐसा भी लिख लो, साइज ऑफ ऑर्बिटल, है ना, कि इट रिप्रेजेंट साइज ऑफ ऑर्बिटल। ऑर्बिट तो यही है ना,
और इसको वही क्या मानेंगे हम, वो रेडियस से ही लेंगे, ठीक है ना, रेडियस से ही लेंगे। रेडियस का हमने फॉर्मूला करा ही है, रेडियस का क्या फॉर्मूला था, हाँ 0.529 n स्क्वायर बाय z एमस्ट्रॉन्ग, यूनिट इंपॉर्टेंट है ना। तो ये रेडियस जो भी बोर मॉडल में करा था, है ना, तो ये रेडियस के बराबर ही है ना, उसकी न्यूक्लियस से वहां तक का साइज है ना। ऑर्बिटल्स का साइज भी, वैसे तो ऑर्बिटल का साइज क्या होता है, अप टू इंफिनिटी भी बोल सकते हैं, लेकिन वो नहीं बोलेंगे हम, है ना, हमको मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी वाले रीजन को ही हमने ऑर्बिटल बोला, ठीक है। तो वो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी रीजन उस ऑर्बिटल के अंदर अंदर ही रहेगा उसका, ठीक है, ऐसा हो जाता है, ठीक। तो ये देखो, ये सब हमको कहाँ से पता लग जाता है, एन से, ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। हाँ, अब नेक्स्ट लिखेंगे, इसके दो तीन नाम है ना नेक्स्ट वाले के। एक तो उसको क्या बोलते हैं हम, एजीमिथल क्वांटम नंबर, हाँ, दूसरा एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, और तीसरा सब्सिडियरी क्वांटम नंबर, है ना। ऐसे बहुत सारे नाम है इसके, ठीक है। तीनों सबसे याद रखना है ना, एजीमिथल, एजीमिथल क्वांटम नंबर, है ना, और सब्सिडियरी क्वांटम नंबर, है ना, और एंगुलर मोमेंटम, क्योंकि ये ऑर्बिटल का एंगुलर मोमेंटम बताता है ना, इसलिए इसका नाम एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, है ना। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, एल, ठीक है। और इसका क्रेडिट किसको देते हैं, समरफील्ड, ना, क्योंकि उसने पहली बार सब शेल्स बताई थी, भले उसने इलेप्टिकल बताई है ना, लेकिन उसने पहली बार सब्सिडियरी पे पूछा, है ना। ऑर्बिटल के सब ऑर्बिट भी होते हैं, है ना, और उसको क्या बोलते हैं, सब शेल्स बोलते हैं, ठीक है। और उसको काय से, देखो ये सब पता, सब किससे हम जो पढ़ रहे हैं, ये सब पढ़ रहे हैं हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस पर बेस्ड रिजल्ट्स, है ना, ठीक है, वो पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो एल, लेकिन क्रेडिट किसको दे रखा है उन लोगों ने, उसी को जिन्होंने सबसे पहली बार इसको बताया, है ना, कि सब शेल भी कुछ होता है, तो समरफील्ड। तो एज़्मिथल क्वांटम नंबर, ठीक है, एल। अब एज़्मिथल क्वांटम नंबर हमारा किसको बता रहा है, सब शेल, सब शेल, है ना। तो नंबर ऑफ सब शेल ना, एल, ये कैसे निकालते हैं, एल इक्वल टू 0 टू n-1, है ना। यहां तक के जितने भी इंटीजर्स आते जाए, है ना, 0 से n-1 तक के, वो सभी एक सब शेल को रिप्रेजेंट करेंगे, सब एक एक को करेंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ n इक्वल टू 1, तो l की सिर्फ एक ही वैल्यू आएगी, क्या, 0, है ना। तो इसका मतलब फर्स्ट शेल में एक ही सब शेल होता है, मतलब सेल सब शेल सब एक ही है उसके लिए, है ना। और उसका नाम क्या दिया है, s, है ना, इसीलिए हम 1s लिखते हैं, ठीक है। n इक्वल टू 2, इसके लिए l की वैल्यू 2 आ जाएंगी, 0 भी आएगी और 1 भी आएगी, ठीक है। 2 - 1, 0 से लेके 1 तक, ठीक है। तो इसका मतलब इसमें दो सब शेल है, s और p, ठीक है। 0 l मतलब हमेशा s ही होगा, है ना, ठीक है। 1 मतलब हमेशा p ही होगा, ठीक है। ऐसे करके हमारी सब शेल्स बढ़ती जाएंगी, मतलब देखो जो शेल का नंबर है उतनी ही सब शेल्स होंगी, ठीक है। तो हाँ, तो ये भी लिख लो, नंबर ऑफ सब शेल्स इन अ शेल इक्वल टू n, है ना, कि नंबर ऑफ सब शेल्स, है ना, इन अ शेल, शेल पर ही सब शेल की बात होगी, इज इक्वल टू n, ठीक है। हर शेल के लिए सब शेल्स होगी, ठीक है। फर्स्ट की नहीं होती कुछ भी देखा जाए तो, लेकिन हम 1 बोल रहे हैं, मतलब कुछ भी नहीं है उसमें, ठीक है। इसीलिए 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए बोर का मॉडल काफी सही था, ठीक है। तो n हो गया, है ना। थर्ड शेल में 3 होगी, तो और l की वैल्यू ये होती है ना, 0 से लेके कुछ भी, 1 2 3 4 5, है ना, कुछ भी होती चली जाएगी, है ना, किसी शेल के लिए, ठीक है।
और इसको कैसे, एस पी डी एफ जी, अब आगे ABCD है, HIJKLMNOP, है ना, पी नहीं फिर, है ना, पी नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि पी आ चुका, ठीक, ऐसे, है ना, उतना जरूरत ही नहीं पड़ती है ना, जरूरत तो हमें F तक ही मोस्टली पड़ती है, लेकिन ये पूछ लेते हैं G और H का, है ना, कि L = 4 मतलब क्या, या ऐसा पूछेंगे कि हाँ, वो भी पूछ लेते हैं, और इस टाइप से भी पूछते हैं कि इन विच शेल G सब शेल स्टार्ट, है ना, इस टाइप से, तो G सब शेल 4 है तो ये 5th शेल में स्टार्ट होगी, है ना, क्योंकि एक कम 0 से चालू होता है ना, तो n की वैल्यू 5 जब होगी तब L की वैल्यू 4 होगी ना, L की वैल्यू हमेशा n के बराबर कभी भी नहीं हो सकती, ठीक है, वैल्यू, नंबर बराबर होंगे उसके सब शेल के, मगर वैल्यू कभी भी उसके बराबर नहीं आएगी, ठीक है, n 5 है तो L मैक्सिमम 4 हो सकता है, और 4 G हो, तो G सबसे पहले 5th शेल में स्टार्ट होता है, ठीक है, बहुत क्वेश्चन बनते हैं इन सब चीजों में, ठीक है, तो ऐसे देखो ये एक चीज हमको पता लग गई। फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सबशेल, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सबशेल, वो कितने होंगे, 2 × 2l+1, वैसे तो अब आपको लोगों को ये सब याद ही होगा ना, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सब शेल में, है ना, तो फर्स्ट के लिए मतलब S के लिए 0 रख देंगे तो 2 आ जाएगा, है ना, S के लिए 2, P के लिए 6, है ना, D के लिए 10, F के लिए 14, है ना, 4 4 बढ़ाते जाएंगे, है ना, ऐसे आते जाएंगे ना, 4 4 हमको बढ़ाते जाएंगे, ठीक है, लेकिन ये क्या है, ये मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मैक्सिमम, है ना, जिससे कम हो सकते हैं, जिससे ज्यादा नहीं हो सकते, ठीक है, इनसे कम बिल्कुल हो सकते हैं, ठीक है, हाँ हाँ, लेकिन क्या है, कई बार यही कंफ्यूजन हो जाए इतने भरना ही है, ऐसा नहीं है, ठीक है, ऐसा होगा, ठीक है, वो तो अपने आप ही नहीं होगा इस टाइप से, क्योंकि भरेंगे ही नहीं बरोबर, ठीक, तो ये हमारा ऐसा होगा, ठीक, तो दीज आर द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सबशेल, ठीक है ना, हाँ, फिर लास्ट बट मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, इस पर क्वेश्चन, एंगुलर मोमेंटम का ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा बार आया हुआ है ना, मेंस में भी निट में भी, ठीक है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल ना, एंगुलर, ऑर्बिट का तो हम पहले कर चुके, मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, √L × L+1 h/2π, h/2π बाहर है, h/2π, ठीक है, हमारी बार बार h/2π वैल्यू आती है, तो कई बार, है ना, इसके प्लेस पे h/2π के प्लेस पे h× भी लिखा होता है ना, h×, ऐसा भी लिख सकते हैं, √L × L+1 h×, है ना, तो कभी ये भी आए तो गलत नहीं समझना है ना, उसका मीनिंग ये h/2π होता है, h× का, ठीक है, h× को बोलते हैं डिराक फैक्टर, है ना, ठीक है, डिराक करके ऐसा नाम है उसका, ठीक, लेकिन कई बार ऐसा आया है ना, h× भी, ठीक, तो √L × L+1 h/2π, तो देखो S के लिए तो क्या हो जाएगी वैल्यू 0, है ना, तो फॉर S सब शेल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम = 0, ये भी पूछा हुआ है ना, ठीक है, अभी D का आया था कुछ एक साल पहले, तो D के लिए L कितना होगा 2, है ना, तो क्या हो जाएगा 2 × 2+1 मतलब 3 × 2 6, तो √6 h/2π, है ना, ऐसा आ जाएगा, फिर किसी भी फॉर्म में दिया हो तो उसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा थोड़ा बहुत, है ना, जनरली ऐसे ही दे देते हैं डायरेक्ट, है ना, तो देखो इससे हमको ये मेन चीजें पता लगती है, और इसका रेस्ट पार्ट ऑफ एनर्जी भी पता लगता है, जो थोड़ा बहुत एनर्जी में डिफरेंस होता है वो एल पे डिपेंड होता है, बट हमें उनके फॉर्मूले नहीं, है ना, वो स्मॉल हम डिफरेंस हमको निकालने का कोई भी फॉर्मूला नहीं दिया हुआ, ठीक है ना, तो ये
लेकिन इससे देखो, जैसे वो वन वर्ड में हमको क्या बताना था, साइज ऑफ ऑर्बिटल, ऐसे ही एल का बताएंगे हम शेप ऑफ ऑर्बिटल्स। तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम सबसे आखिरी में लिख रहे हैं कि हाँ, एल रिप्रेजेंट्स शेप ऑफ ऑर्बिटल्स। एल की वैल्यू से ही हमें शेप का पता लगता है। जैसे पी का सबका शेप क्या है, डम्बेल है, भले उसमें 3 ऑर्बिटल है लेकिन सबका डम्बेल है। डी में थोड़ा सा डिफरेंस है मगर फिर भी डबल डम्बेल बोल देते हैं हम उसको, है ना, थोड़ा डी जेड स्क्वायर का थोड़ा सा अलग है ना, लेकिन फिर भी कॉमनली डबल डम्बेल बोल देते हैं, ठीक है। एफ का तो अभी हम कॉम्प्लेक्स शेप ही बोलते हैं, एफ और उसके आगे वाले से, ठीक है। तो हमें शेप ऑफ ऑर्बिटल एल पे डिपेंड है ना, ये ध्यान रखना है ना, शेप ऑफ ऑर्बिटल एल से आते हैं, मतलब श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में जब हम ये एल की वैल्यूज वगैरह पुट करते हैं तो उससे शेप आते हैं, ठीक है ना। तो शेप इनके फिक्स है, एस का क्या होगा, स्फेरिकल, है ना, पी का क्या होगा, डम्बेल, डी का डबल डम्बेल, है ना। एस हमारा स्फेरिकल, और बिल्कुल आता भी है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से पता भी चल जाता है, ठीक है। पी का डम्बेल, है ना, डी का हम बनाएंगे बाद में, है ना, डी का डबल डम्बेल, और एफ का कॉम्प्लेक्स शेप, ठीक है। एफ में क्या 3 कोऑर्डिनेट्स आ जाते हैं, है ना, तो वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, ठीक है। पूछते नहीं, एफ के शेप पूछे मैं और कॉम्प्लेक्स ही आंसर दिया हुआ है ना, वही दिया हुआ, ठीक है। तो ये तो हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा एज़िमुथल क्वांटम नंबर, है ना। फिर क्या है हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जो जीमैन के एक्सपेरिमेंट से हमें कुछ चीजें पता लगी, वो मेनली देखा जाए तो ऑर्बिटल का इसी से पता लगा ना। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है। तो इसको एम और सब्सक्रिप्ट में एल भी लिखते हैं, है ना, सिर्फ एम भी लिखा हो तो यही समझना, लेकिन सब्सक्रिप्ट में एल लिखा है तो भी यही समझना है ना, इसको अलग नहीं समझना, ठीक है, क्योंकि ये एल पे डिपेंड होता है, इसलिए इसको क्या लिख देते हैं, एम एल, ठीक है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और इसका क्रेडिट हम किसको, जीमैन, है ना, जीमैन इफेक्ट हमने पढ़ा था, स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब एमएल की वैल्यूज हमें बताती है क्या, ऑर्बिटल्स का, कि किसी सब शेल में कितने ऑर्बिटल्स हैं, जितनी एमएल की वैल्यूज होंगी, और ये होती है -L to 0 to प्लस है ना, इंटीजर वो ही लेना है सिर्फ, है ना, फ्रैक्शंस कुछ नहीं लेना है हमको, है ना, होल नंबर्स लेने हैं, ठीक है। जैसे एस के लिए तो क्या हो गया, L = 0 हो गया, तो एम एल की वैल्यू सिर्फ 0 ही हो गई, है ना। तो इसका मतलब एस सब शेल हैज 1 ऑर्बिटल, है ना, एक ही ऑर्बिटल होगा, ठीक है। पी, तो एल की वैल्यू 1 हो गई, तो एम एल की क्या होगी, -1, 0 और +1, है ना। तो ये 3 वैल्यूज हैं, इट मींस इट हैज 3 ऑर्बिटल्स, px, py एंड pz। इनके सबके शेप्स हम, है ना, नेक्स्ट उसमें करेंगे, है ना, शेप के साथ हम नोडल प्लेन्स वगैरह भी करेंगे, ठीक है। तो एम एल से ऐसा निकल जाएगा, है ना, ठीक है। वैसे हमारे पास फॉर्मूला भी है कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, है ना, ऑर्बिटल्स इन अ सब शेल, है ना, तो वो होते हैं 2l+1, है ना, कितना हो जाएगा, 2l+1, ठीक है। जैसे एस में 0 रखेंगे तो 1 आ जाएगा, पी में 1 रखेंगे तो 3 आ जाएगा, डी में 2 रखेंगे तो 5 आ जाएगा, ठीक है ना, उसके डबल इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, है ना, क्योंकि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, ठीक है। हाँ, तो अब लिख लो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिटल इक्वल टू 2, है ना, एक ऑर्बिटल में 2 ही आते हैं, 2 2 2, तो टोटल 6 होगा, है ना, पी सब शेल में 6 होगा,
डी में 5 ऑर्बिटल, तो 2 2 2 मिला के 10 हो गए, ठीक है, मैक्सिमम। ठीक है, तो ऑर्बिटल में हमेशा वही होंगे। देखो आपको क्वेश्चन में डी सब शेल पूछा हो तो आप आंसर 10 आएगा, डी ऑर्बिटल दे दिया तो आंसर 2 ही आएगा, है ना। ये भी बहुत बच्चों में गलत हुए ये क्वेश्चन ना, क्योंकि ऑर्बिटल मतलब एक की बात कर रहे हैं फिर वो, है ना। तो ये लैंग्वेज पे भी थोड़ा सा ध्यान देना है इसमें, है ना। ऑर्बिटल लिख के आ गया तो मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, है ना। और डी सबशेल लिख के आएगा तो हमें 10 इलेक्ट्रॉन्स लगाना, ठीक है। सिर्फ डी भी लिखा हो तो भी 10 लगा दो, मगर ऑर्बिटल इंडिकेट करा है तो 2 ही लगाना है, ठीक है। फिर नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन ए शेल, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ शेल, तो शेल में n स्क्वायर, इलेक्ट्रॉन 2n स्क्वायर होते हैं तो उसके आधे क्या हो जाएंगे ऑर्बिटल्स, ठीक है। जैसे फिफ्थ शेल में कितने ऑर्बिटल्स हैं तो 25, फर्स्ट शेल में कितने ऑर्बिटल हैं तो 1, है ना। सेकंड में कितने हो जाएंगे 4 में से 2 में बटे हुए, 2s और 2p में 3 + 1, है ना, ऐसे, ठीक है। जैसे थर्ड शेल है तो थर्ड शेल में 3s 3p 3d, है ना, 1 3 और 5, ऐसे टोटल कितने हो जाएंगे थर्ड शेल में 9 ऑर्बिटल्स हो जाएंगे। यहां से 3 स्क्वायर 9 आ ही रहा है ना। तो ऐसे जब आपको बड़े का पूछे तो इससे निकालो, है ना, ठीक है। कि फिफ्थ शेल में पूछा तो 25 ऑर्बिटल्स हो गए, ठीक है। लेकिन यदि आपको फिर वही मेन चीज जो इससे पता लगती है वो क्या होती है, ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ना, कि जैसे उसमें साइज, शेप और इसका ओरिएंटेशन आंसर है ना। हाँ, तो बाय मैग्नेटिक क्वांटम नंबर वी गेट ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड न्यूक्लियस, है ना। ये ओरिएंटेशन ही ऑर्बिटल है ना। जैसे पी के 3 ओरिएंटेशन है, एक्स एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर, जेड एक्सिस पर, है ना। तो 3 ओरिएंटेशन है, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर, है ना। तो ये नंबर ऑफ ओरिएंटेशन ही है ऑर्बिटल, है ना, ठीक है। तो इससे सबसे मेन चीज हमें ओरिएंटेशन पता लगा, मतलब यहां से 3D हो गया ना, ठीक है। सब शेल तक 3D नहीं था देखा जाए तो, है ना, बिना 3D के भी काम चल जाता। यहां से ओरिएंटेशन अब 3D में ही होते, एक्स वाई जेड एक्सिस, है ना, डी एक्स वाई, है ना, एक्स और वाई प्लेन में, है ना, या उनके बीच में कहीं भी है, लेकिन उस प्लेन में एक्सिस के बीच में, ठीक है, मगर प्लेन हो गया एक्स वाई, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स वाई एक्सिस पे एक्स वाई प्लेन में, है ना। तो देखो ऐसा है ना, तो 3D पे पहुंच गए, तो ये चीज हमें 3D पर ले गई, है ना, ओरिएंटेशन, ठीक है। तो ये पता लग जाता हमको मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से। तो देखो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ओरिएंटेशन बता देते हैं, है ना, और कितने ऑर्बिटल्स हैं वो बताते हैं। यही सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज ही है कि हमको ये ऑर्बिटल्स और ये सब इससे पता लग गया, ठीक है। तो ये 3 क्वांटम नंबर देखो सबसे इंपॉर्टेंट है ना। जो चौथा क्वांटम नंबर है वो मतलब सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की स्पिन को बता रहा है ना। उसका, हाँ, उसका रोल इसमें है कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन ही क्यों आते हैं, है ना, उसके लिए उसका रोल है, ठीक है। लेकिन मेन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए हमारा उसका रोल कुछ भी नहीं, है ना, कि इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वी हैव टू डील विथ ओनली 3, है ना, क्वांटम नंबर्स, ठीक है। और हम लिखते समय तो 2 ही को देखते, है ना, शेल और सब शेल, 1s 2s 2p, सब शेल्स में ही हम भर के वो कर जाते हैं। उसके बाद और आते हैं तो ऑर्बिटल्स पे आ जाते हैं ना। स्पिन से हमें कोई खास मतलब नहीं होता उसमें, है ना, ठीक है। स्पिन का रोल बाद में आता है। तो स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर सिर्फ 2 होते हैं, है ना। दे रिप्रेजेंट द स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन अलोंग इट्स, मतलब रोटेशन अलोंग द एक्सिस, है ना। हाँ, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो अपने एक्सिस पर रोटेट होता है, ठीक है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉक, ठीक है। और इसके मैथमेटिकल वैल्यू क्या लेते हैं, +1/2 और -1/2, है ना। लेकिन हम ये बता नहीं सकते देखो कि किसकी प्लस होगी कौन की माइनस होगी, है ना।
ऐसा हम कभी भी नहीं बता सकते। हाँ, एक ऑर्बिटल में एक का उन्होंने बता दिया हमें कि +1/2, तो दूसरे की हम बोल देंगे -1/2। एक क्लॉकवाइज तो दूसरी एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन हमें ये पता नहीं होता शुरू में कौन सा इलेक्ट्रॉन हम भरें, क्लॉकवाइज वाला कि एंटी क्लॉकवाइज वाला, ये हम कभी भी नहीं बता सकते। ठीक है, इसीलिए स्पिन क्वांटम नंबर का ज्यादातर पूछते भी नहीं। ठीक है, पूछे तो +-1/2 है ना, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये रोटेशन अलोंग इट्स एक्सिस है ना, जैसे अर्थ रोटेट करती है वैसे वो भी करता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन भी, तो ऐसे ही है हमारे, ये सब होगा। लेकिन इसका इंपॉर्टेंस बहुत है, ये मैग्नेटिक फील्ड है ना, मैग्नेटिज्म को डिटरमाइन करने में ये काम में आता है ना। स्पिन, इलेक्ट्रॉन की स्पिन से हमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पता लगती है। ठीक है, वो भी हम सब पढ़ेंगे है ना, सभी चीजें हम पढ़ते जाएंगे। ठीक है, ठीक, चलो इतना करते हैं आप ये क्वांटम नंबर्स तक है ना। अब नेक्स्ट क्लास में भी जो करेंगे वो भी सब बहुत ही काम का है ना, उससे भी क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो वो सब हम करेंगे क्या, नोडल प्लेन्स, शेप ऑफ ऑर्बिटल्स है ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के वो 3 रूल है ना, हुंड्स रूल, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और अफबाउ प्रिंसिपल है ना, ये तीनों रूल और कुछ के कॉन्फ़िगरेशन और उसके कुछ एक्सेप्शंस है ना, और मैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक है ना। तो ये सब चीजें हमारी